गुड मॉर्निंग। मीडिया लॉ एंड एथिक्स पेपर के यूनिट 4 के बारे में आज बात करेंगे हम। इसमें हम कवर करेंगे सिनेमेटोग्राफी एक्ट, साइबर लॉस, आईटी एक्ट, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जर्नलिज्म एज एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, वेज बोर्ड रिलेटेड टू मीडिया, इसके अलावा ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी बॉडी ट्राई, BRAI, IBF और मीडिया एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, और साथ में ट्रेड यूनियन राइट्स इन मीडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी एक्ट। तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में आया था। ये बहुत तरह का जो है इसमें एक तरीका बनाया गया था कि किस तरह से जो है किसी भी फिल्म को सर्टिफाई किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC है जो कि सर्टिफाई करती है फिल्मों को। वो जो है इसी एक्ट के तहत जो है इस्टेब्लिश की गई थी। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं जिससे कि CBFC पहले तो जो है किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इनको बताता है कि भाई आप इस पार्टिकुलर चीज़ को आपने जो प्रोड्यूस किया है इसको आप इस कैटेगरी में अगर जो है उसको ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो या लोगों के सामने लाना चाहते हो तो उसको जो है इसमें ये एडिट या कट करिए, और अगर नहीं करते हैं तो उसके हिसाब से उसको जो है व्यूइंग के लिए वो एक कैटेगरी में डाल देता है। तो ये 4 कैटेगरी के अंडर व्यूइंग कराते हैं। सबसे पहला है अनरिस्ट्रिक्टेड व्यूइंग, जिसे यू बोला जाता है। तो यू मतलब यूनिवर्सल हो गया, और ये कहीं भी जो है किसी को भी जो है कहीं भी व्यूइंग कराया जा सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन जो UA होता है तो एज ऑफ 12 से नीचे के लिए जो है पेरेंटल गाइडेंस की इसमें ज़रूरत होती है। अगर A हो गया तो फिर जो है ये ओनली एडल्ट के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, और इसके अलावा अगर यस दे दिया तो फिर एक पार्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोफेशन के लिए जो है ये रिस्ट्रिक्टेड रहती है। CBFC के 9 रीजनल ऑफिसेज हैं। वो सारे जगह पे फिल्मों को जो भी जहाँ पे जो प्रोड्यूस करना होता है उनके पास जाता है, वो उसको देखते हैं, रेकमेंड करते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करें तो जून 2021 में जो है काफ़ी नोटिफाई किए गए थे अमेंडमेंट्स, और काफ़ी अमेंडमेंट लाए गए थे। इसमें पहली बात तो ये थी कि कैटेगरी जो है UA 7+, UA 13+, UA 16+, ये कैटेगरी में भी जो है इसको UA वाली को जो है डिवाइड करने के लिए बोला गया था। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट को भी कुछ जगह पे जो है कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स वगैरह जो है देने के लिए, और प्लस थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया गया था कि फिल्मों की मनमानी न चल पाए, और इनके अगर कुछ जो है देश से या किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है सिचुएशन है तो उसके ऊपर इनको कंट्रोल में भी लाया जाए। तो ये एक इशू था। काफ़ी लोग जो है चाहते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर फिर भी जो है काफ़ी चीज़ें जो है की गई हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया है। अगर हम व्हाट मोर जैसे और आगे क्या हुआ है तो ये बहुत ही जो है बोला जाता है कि CBFC जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ये फिल्म का है। तो ये काफ़ी जो है मतलब जो है स्ट्रिक्ट बॉडी है। इसको जो है फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को थोड़ा सा और जो है मतलब लीवे देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैपनिंग होती हैं उसके हिसाब से अगर सिचुएशन रियल कोई चीज़ दिखाया जा रहा है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा कट पिट वाला काम नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। अभी हम बात करेंगे साइबर लॉस के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो साइबर लॉस की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ 1990s में, तब उसके बाद ही जो है इसके ऊपर क्योंकि काफ़ी साइबर वाली एक्टिविटी शुरू हो गई, तब उसके बाद इंडिया को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हमें साइबर एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए लॉस की ज़रूरत है। उसके बाद ही जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया, 9 जून 2000 को ये आया था। तो अगर हम साइबर लॉस की बात करें तो इसमें जो है साइबर लॉज इसलिए बनाए गए हैं कि इसके अंदर वो लॉ आते हैं जिससे पहली बात तो साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी से रिलेटेड। इसके अलावा पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह जो है ये सारे IT एक्ट के अंदर और साइबर लॉज के अंदर इन सबको जो है शामिल किया गया है। इसके अलावा सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ टैम्परिंग करना, ऑफेंसिव मैसेजेस भेजना,
प्राइवेसी का वायलेशन हो गया, फ्रॉडलेंट पर्पजेस से जो है पब्लिकेशन हो गया, और ऐसे जो है ऑप्शन जो है इंफॉर्मेशन जो है ऐसा कुछ पब्लिश करना जो कि ठीक नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर हम साइबर लॉज़ के इम्पोर्टेंस की बात करें इंडिया के अंदर, तो इम्पोर्टेंट इसका इसीलिए है क्योंकि इंटरनेट जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ जो है सारा ई कॉमर्स, सारा चीज़ें ई के ऊपर, ई गवर्नेंस के ऊपर काम चल रहा है। इसीलिए साइबर लॉज़ का जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ अनइंटरप्टेड चीज़ से चलते सही सुचारू रूप से कोई चीज़ व्यवस्था कोई भी हम चला पाएँ। अगर हम साइबर लॉज़ के इम्पोर्टेंस और इसकी आवश्यकता की बात करें, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस आजकल हो रहे हैं वो सब जो है डीमैट अकाउंट्स और जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे, सब जो है पूरे के पूरे जो है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू और ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑफिशियल डाटा सारे के सारे जो है ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ITR रिटर्न वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट फॉर्म, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर, सारी चीज़ें जो है सब ई कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। तो इसीलिए हमें साइबर लॉज़ की बहुत ही एक स्ट्रिक्ट लॉ की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे जर्नलिज़्म एज एन ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इंडिया के अंदर हम वर्किंग कंडीशन ऑफ जर्नलिज़्म की अगर बात करें, 1955 में वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट आया था, ये एक्सेप्ट हो गया था। और 1993 में मीडिया ओनर्स ने कुछ जो है डेवलपमेंट किया और एक सिस्टम जो है लाया था मीडिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि जितनी भी गारंटी थी वो सारी की सारी जो है इसमें उन्होंने जो है उसको कैंसिल करने के लिए कर दिया था। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रेशर्स आए और इसके बाद जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स भी लोगों को हुई। तो इसलिए जो है 2006 में मीडिया रिसर्चर ए बाला सुब्रमण्या जो है उन्होंने सर्वे किया था। 835 जर्नलिस्ट जो है 11 लैंग्वेज 14 इंडियन स्टेट के अंदर जो काम कर रहे थे उनके ऊपर उन्होंने सर्वे किया था। तो उसमें उन्होंने पाया कि 35% जितने लोग थे वो उनके पास ही जो है जर्नलिस्टिक एजुकेशन थी, ओनली 35% लोगों के पास। उसके बाद वी गुप्ता ने 2009 में जो है वो किया था, उसमें उन्होंने बताया था 68% जो है लोग जो है मतलब जर्नलिस्ट की मतलब उनको क्वालिफ़िकेशन अवेलेबल था। तो इस तरह से जर्नलिज़्म में अगर देखें तो बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में इसका क्वालिफ़िकेशन ठीक से है नहीं और वो जर्नलिज़्म के काम में जो है घुसे हुए हैं। तो इसलिए उनको काफ़ी चीज़ें पता नहीं होती हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब की वजह से ये वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट आया है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 में आया था पहली बात। उसके बाद वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स एंड वेजेज एक्ट 1958 आया था। इसके अंदर बताया गया था कि इसमें जो है सेक्शन 12A जो है इसका एक्ट है, वो पेनाल्टी जो है जितना एम्प्लॉयर है अगर वेज लॉ की जो है मतलब उनको वायलेट करता है तो 200 रुपये की पेनल्टी का उस टाइम प्रोविज़न किया था 1958 में। अभी तो इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। तो इस तरह से काफ़ी जो है वो आए हैं रूल्स वगैरह और स्पेशल प्रोविज़न्स कई लाए गए कि वेजेज जो है किस रेट पे देना है, मंथली है तो कितना, कंपेंसेशन अगर देना है तो वो कंपेंसेशन किस हिसाब से किया जाएगा। इसके अलावा ग्रेच्युटी वगैरह पेमेंट अगर करना है तो उसको किस हिसाब से पेमेंट करना है, और ग्रेच्युटी देना है तो कोई भी वर्किंग जर्नलिज्म अगर कंटिन्यूस सर्विस 3 साल तक कर लेता है तो उसका जो है मतलब उसकी सर्विसेज को अगर टर्मिनेट की जा रही हैं तो उसको ग्रेच्युटी देना है, और 10 साल से ज़्यादा करता है तो उसको इतनी ग्रेच्युटी करना है। तो इस हिसाब से सारे जो है प्रोविजंस इसके अंदर आए हुए हैं। आवर्स ऑफ वर्क के बारे में भी जो है इसमें प्रोविज़न दिया गया है कि कोई भी मान लीजिए वर्किंग जर्नलिस्ट है जो उसको किसी भी न्यूज़पेपर में 4 कॉन्सिक्यूटिव वीक तक 144 आवर्स तक जो है उसको
काम करना है। उसके बाद उसको जो है मतलब 1 हफ़्ते जो है 4 हफ़्ते अगर कंटिन्यूसली 144 आवर तक काम कर रहा है तो उसको उसके हिसाब से उसको जो है 7 कंसेक्यूटिव डेट के बाद जो है रेस्ट भी देना है, और जो रेस्ट होगा वो मिनिमम 24 आवर्स का होगा। 10 PM से जो है 6 PM के बीच में काफ़ी जो है उसमें उस टाइम पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एडिटर एट्सेट्रा के बारे में जो है काफ़ी जो है प्रोविज़न किए गए हैं, कि स्पेशल प्रोविज़न्स किए गए हैं कि इसमें भी उनको जो है ये टाइमलाइंस दी जाएंगी। काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें 36 आवर्स जो है कंटिन्यूस, उससे ज़्यादा किसी से काम नहीं कराना है। नॉर्मल वर्किंग डेज हैं जो, उसमें खाने वाने के लिए जो है टाइम देना है। इसके अलावा उनको जो है काफ़ी चीज़ों की जो है सहूलियत देनी है, तो वो सब चीज़ें उसमें दी गई हैं। इसके अलावा ओवर वर्क अगर कोई कर रहा है तो उसका जो है उसके हिसाब से कंपेंसेट भी करना है। हॉलीडेज़ में अगर कर रहा है तो 10 हॉलीडे जो है पहली बात तो उनको जो है कैलेंडर ईयर में दिया जाएगा, मिनिमम जो है उनको छुट्टी दी जाएगी। और वीकली डेज के ऊपर अगर जो है वो काम कर रहा है, अगर ड्यूटी पे है तो उसको जो है उसके लिए कंपेंसेट किया जाएगा। इसके अलावा छुट्टियां जो है अन लीव दी जाएगी। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर उनको छुट्टी दी जाएगी, मैटरनिटी लीव दी जाएगी, क्वारंटीन लीव 21 डेज की दी जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए दी जाएगी। साथ साथ जो है स्टडी लीव का और कैजुअल लीव 15 डेज़ का साल में। तो ये सारे प्रोविजंस जो है मतलब उनके लिए किया गया है। और इसके अलावा वेज बोर्ड सेट होगा, जो कि उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के 3 पर्सन्स जो है वो होंगे जो कि एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है प्रोविजंस बहुत सारे जो है दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बोर्ड्स मीडिया के रिलेटेड हैं, तो बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो कि मीडिया से रिलेटेड बने हुए हैं। शिंदे वेज बोर्ड की अगर हम बात करें तो जैसे कि शिंदे वेज बोर्ड में जो है ये 1963 में आया था, नवंबर 13 1963 में ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ फाउंडर फेडरेशन की तरफ से ये आया था, और इसमें जस्टिस शिंदे जो है इसके चेयरमैन थे। इसका रिपोर्ट जो है 1967 में आउट हुआ था, और इसके अंदर भी काफ़ी जो है प्रोविजंस जो है इसमें दी गए थे। इसके अलावा पालेकर वेज बोर्ड आया था, ये 11 जून 1975 में जो है गवर्नमेंट ने दोबारा से जो है पालेकर जी को जो है इसका प्रेसिडेंट बनाया था। तो इन्होंने भी जो है उसको काफ़ी जो है उस पर प्रोविजंस के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट को बाद में इन्होंने उसकी रिपोर्ट दिया था। फिर उसके बाद बचवत वेज बोर्ड आया, फिर मनीषना वेज बोर्ड आया, और प्रेजेंट वेज बोर्ड्स जितने भी हैं वो भी जो है काफ़ी जो है चल रहे हैं। इसके अलावा न्यू लेबर लॉज एंड वेज बोर्ड्स, तो ये सारे इस तरह से कई सारे वेज बोर्ड्स लाए गए हैं। और इसमें जो है कोड्स वेजेज के, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन, तो इन सब चीज़ों के ऊपर इन वेज बोर्ड में काफ़ी डिटेल में जो है इनको सबको कवर किया गया है। और इनकी ताकि जो है इनकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं और जो इनको मिलना चाहिए तो उन सब चीज़ों को जो है उसको कवर अप किया जा सके, और लोगों को जो है जितनी जो फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए उनको वो मिले। अभी हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी बॉडीज़ की। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई आप लोगों ने सुना ही होगा। ये जो है ट्राई 20 फरवरी 1997 में आया था। ये पार्लियामेंट से जो है एक्ट पास होकर के आया था, और इसका जो है अभी चेयरमैन जो है IAS ऑफिसर PD वाघेला हैं। ये रेगुलेटर है एक्चुअली टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स का इंडिया के अंदर। इसमें जो भी चेयरपर्सन होता है 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, और 2 से ज़्यादा पार्ट टाइम मेंबर, मतलब 2 जो है पार्ट टाइम मेंबर तक होते हैं। और इनका मिशन ही यही है कि टेलीकम्युनिकेशन के ग्रोथ के लिए ऐसा जो है माहौल तैयार करना है, और दूसरा
फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट देना है, ताकि जो डायरेक्ट टू होम वगैरह और जितने भी टाइप के कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको सबको जो है कंट्रोल करके और प्रॉपर तरीके से लोगों को मिल सके। और इन सब चीज़ों में अगर कंट्रोल होगा, रेगुलेट होगी चीज़ें, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है, इसको जो है लेजिस्लेट करने के लिए इसके ऊपर काम काफ़ी दिन किया उसने। लेकिन इसमें बहुत सारे जो प्रपोज ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन है, पहली बात तो लेजिस्लेटिव सैंक्शन मिलना चाहिए एफएम रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, डीटीएच, टेलीपोर्ट वगैरह के लिए। नया ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है लाना चाहिए। कारपोरेट बहुत सारे जो है प्रोविजंस वगैरह कारपोरेशन के लिए होना चाहिए। और क्रॉस मीडिया ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। मिनिमम डोमेस्टिकली सिक्योर्ड कंटेंट जो इतने भी हैं डोमेस्टिकली, उनके ऊपर काफ़ी जो है वो भी उस पर काम चलें कि जो है सिक्योर्ड जो कंटेंट हैं उनको फॉरेन चैनल्स में कितना को जो है ब्रॉडकास्ट करना, किसको नहीं करना। तो इस तरह से इस पर काफ़ी कुछ है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF, ये एक यूनिफाइड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर का इंडिया के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन 1999 में आया था। लगभग 200 इंडियन टेलीविज़न चैनल्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। इसमें बहुत मेजर ब्रॉडकास्टर्स जो हैं 250 चैनल्स तक के। और ये जो है एक काफ़ी यूनिक पोजीशन जो है और एक्रेडिटेड स्पोक्समैन जो है ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का है आज के डेट में ये। तो IBF इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है और उनको जो है बेस्ट सर्विसेज, जो उनके मेंबर हैं उनको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। और इसका काम ये होता है कि आपस में उनके बीच में तालमेल मिला रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके आपस में कोई झगड़े झंझट हों किसी चीज़ को तो वो आपस में सुलझा लेते हैं। अब ये मीडिया एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की अब बात करें, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के बारे में आपने सुना होगा। 1939 में जो है ये आया था। इसके अलावा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया 1978 में ये आया था। और प्रेस फ्रीडम के ऊपर जिन्होंने काफ़ी जो है प्रेस के लिए काफ़ी काम किया था। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, ये अक्टूबर 1950 के अंदर आया था। ये भी जो है जितने जर्नलिस्ट हैं उनका एक फेडरेशन है। इसके अलावा नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये जो है ये भी 1972 में आ गया था जनवरी 23 को। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, ये इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद में जो है इसका 1950 में आ गया था। इन फॉर्मेशन IJU जो हुआ था ये बाद में फिर जो है इसमें काफ़ी सुधार किए गए। 1989 में इसको दोबारा रिफाइन किया गया था और इसको स्ट्रेंथन किया गया था। इसी तरह से न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन NBA, ये भी 3 जुलाई जो है इसको 2007 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें ग्लोबल ब्रॉडकास्ट न्यूज़ लिमिटेड, इंडिपेंडेंट न्यूज़ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मीडिया कंटेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, टेलीविज़न 18 इंडिया लिमिटेड, टाइम्स ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, TV टुडे नेटवर्क, जी न्यूज़ नेटवर्क, ये सारे जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स में आते हैं। और मेंबरशिप की अगर बात करें तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके ऊपर अगर वो पूरा करते हैं तो फिर इनका मेंबरशिप इनको मिल जाता है। और इसके जो काम की अगर हम बात करें, इसके ऑब्जेक्टिव है तो पहली बात लोगों को हेल्प करना, इनकरेज करना, डेवलप, प्रोटेक्ट, सिक्योर करना है जितने भी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर हैं उनको। और इसके अलावा उनके बीच में अवेयरनेस, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में उसके बारे में लाना। इसके बाद फ्रेंडली रिलेशंस आपस में पैदा करना। मेंबर्स जो पर्सन्स हैं उनको सबको जो है हर चीज़, कोई भी चीज़ का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है तो उनको सबको जो है प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका काम है देखना। अभी ब्रॉडकास्टर एडिटर्स एसोसिएशन, ये 22 अगस्त एडिटर्स ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया, इन्होंने जो है 2009 में 22 अगस्त 2009 में ये बॉडी सेटअप करने के लिए उन्होंने अनाउंस किया था और ये भी एक अच्छी बॉडी है। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट एजुकेशन एसोसिएशन, ये भी जो है एक अच्छी बॉडी है इसके लिए। ये 1955 में ही जो है ये इस्टेब्लिश हो गया था और इसने भी काफ़ी जो है काम किया है मीडिया के लिए।
अभी जो हम अगर बात करते हैं ट्रेड यूनियन राइट्स इन मीडिया, तो ट्रेड यूनियन राइट्स की अगर हम बात करें तो क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ी जो है इंडस्ट्री बन गई है और इसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो गया है, तो इसीलिए इसके अंदर ट्रेड यूनियन की भी ज़रूरत है। तो मीडिया ट्रेड यूनियन की अगर रोल हम बात करें तो इनका काम यही है कि डेमोक्रेटिक वे में कोई भी इनके प्रॉब्लम्स हैं जो मीडिया वर्कर्स के, उनको सबको जो है सही तरीके से जितनी मीडिया इंडस्ट्रीज़ हैं उनके सामने ले आना और उनका जो है सॉल्यूशन निकालना। अगर हम इंडिया के अंदर मीडिया ट्रेड यूनियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट NUJ, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IJU, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ फेडरेशन AINEF जिसको बोला जाता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट यूनियंस हैं। इसके अलावा जो है इनका काम ये भी है प्रेस फ्रीडम, जर्नलिस्ट की राइट्स को, सेफ्टी, प्रोफेशनल स्किल को बढ़ाना, ये सारा जो है मीडिया ट्रेड यूनियंस का जो है काम है। इनकी आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो आइडियोलॉजी इनकी यही है कि सबको प्रॉपर वेजेज और जितना जो काम कर रहा है उनको सबको सारी चीज़ें मिलता रहे और साथ साथ इनके काम पे कोई जो है प्रॉब्लम ना आए। जहाँ भी ज़रूरत होती है गवर्नमेंट से या हर जगह से बात करके ये उस पर सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे हमेशा रहते हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है, डू जर्नलिस्ट नीड ट्रेड यूनियंस? क्या जर्नलिस्ट को ट्रेड यूनियन की ज़रूरत है? तो अभी इसमें यही है इशू कि क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की तरह बन के आई है और कोई भी इंडस्ट्री अगर बड़ी चलती है तो उसमें इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए और उनके वेलफेयर को देखने के लिए अगर कोई ट्रेड यूनियन या कुछ नहीं रहेगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि ट्रेड यूनियन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहीं पे ये अपना यूनिट 4 ख़त्म होता है। यूनिट 5 कल तक आपके पास आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।